चलो तो करते हैं स्टार्ट फटाफट। 10 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी मेंस एक्सपेक्टेड ही हैं, हालांकि कुछ आईआईटी के पीवाईक्यू भी हैं, बट सभी अब इनमें से मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है 1 - x³ की पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ AR(x⁻⁴ 1 - x की पावर 3n - 2r एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर AR की वैल्यू पूछिए। अब जनरली तो बच्चे इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करने का सोचते हैं कि इसको एक्सपांड करो, राइट? क्योंकि इसकी जनरल टर्म ऐसी तो नहीं बनेगी, ये तो कंफर्म है। इसकी जनरल टर्म में ये टर्म कहां से आ जाएगी? तो इंजन तो बच्चा LHS को एक्सपांड करेगा, RHS को भी एक्सपांड करेगा, वो फिर क्या करेगा? इन दोनों को एक्सपांड करके कंपेयर। कंपेयर। कंपेयर, कंपेयर करके जो AR आ जाए या जो पैटर्न बन जाए A1 E2 में, हम आंसर कमेंट कर देंगे। ऑप्शंस में भी दिया रहता है, कर लेते हैं उस तरीके से। दूसरा तरीका क्या सोच सकता है बच्चा? ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 सबसे बेस्ट तरीका, n की कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो, लेट्स से n इक्वल्स टू 2, और फिर कुछ भी पूछ लो A2 A3 और जनरलाइज कर दो पैटर्न वाइज। ये भी एक तरीका है अपने पास, राइट? पर इन दोनों में तुम जितना टाइम लगाओगे उससे आसान तरीका है अपने पास मेथड नंबर 3। पर जनरली बच्चों को फर्स्ट और सेकंड सबसे पहले स्ट्राइक करता है। मेथड 3 क्यों स्ट्राइक नहीं करता है? क्योंकि सबसे बेसिक है वो, और वो क्या है? क्लास 8 9 के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कैसे? देखो यहाँ ऐसा दिख रहा है तुम्हें 1 - x³ और ये बाहर चले गया 3, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है जो बाहर ले जाए? बिल्कुल होती है। क्या होता है A³ - B³? A³ - ए B³ माइनस बी A² इनटू + AB + B², पर हमें वो वाली नहीं चाहिए, हमें तो वो टर्म चाहिए जो दिख रहा है ऊपर। तो एक और होता है ना, क्या? हाँ माइनस सर, 1 - x +3 का AB होल इंटू क्यूब। M। बिल्कुल, 1 - x का होल क्यूब क्या होगा? 1 A³ - B³ -3AB A - B। प्लस। और अगर ये हमें पता है तो जरा बताओ ये टर्म किसके बराबर होगी? +3x इंटू 1 - x। ये होगा मेरा 1 - x³। क्या हम 1 - x³ को ऐसा लिख सकते हैं? और ये क्यों क्वेश्चन को क्रैक कर देगा? क्योंकि अब जब तुम इसको एक्सपांड करोगे तो देखो उसमें कौन कौन सी टर्म होगी। एक 1 - x की, जो कि यहाँ पे भी है, और एक x की टर्म जो कि यहाँ पे भी है। तो परफेक्ट सेट हो जाएगा अगर अब हम इसको एक्सपांड करें तो। बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पहला सवाल। इसको हमने ऐसा लिखा, अब बस जनरल टर्म लिख दो इसकी। स्टार्ट और एंड देख लेना एक बार, कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। पावर में n। ऑलराइट, तो कैसा होगा इसका एक्सपांशन? NCR, x कितना है? 1 - x³ का होल क्यूब की पावर n - r इंटू y कितना है? 3x इंटू 1 - x सर की सर पावर सिर्फ 1 r। माइनस एक्स नहीं वन होगा। माइनस एक्स होगा। हाँ, वो गलती हाँ। से सिर्फ लिख 1 दिया माइनस एक्स होगा। ओ वो तुम्हें चेक करा। ये लो, ठीक है। चलो तो ये हो गया। हाँ, समेशन हमने लगाया नहीं, समेशन लगा देते। आर गोइंग फ्रॉम 0 टू n, और यहाँ पे भी आर गोइंग फ्रॉम 0 टू n ही है। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करो, मतलब हम जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करके रख दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक एनसीआर तो ऑलरेडी है, और क्या अपने पास देखो 3 r दिखाई दिया तुम्हें? 3 r भी है, और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और कितना आ रहा है? जरा एक्स की पावर बताओ कितनी वन आ रही है? माइनस एक्स एक्स रेस की टू थ्री पावर आ एन रही है, माइनस टू आर हाँ। अब बचता है 1 - x। देखो ये बन रहा है 3n - 3r, और दूसरे वाले ब्रैकेट से बन रहा है +r। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 3n - 2r? अगर तुम मर्ज कर सको डायरेक्ट तो चेक करो एक बार, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? और अगर मैं लिख सकता हूं तो क्यों ना अब कंपेयर करो इसको RHS से, और हमारा आंसर आ चुका है। कोई आंसर बताएगा? व्हाट विल बी AR नाउ? ये है हमारा पहला सवाल। आंसर बोलो। NCR सर 3 NCR r। इंटू 3 की पावर। बिल्कुल सर ये सही मेथड जवाब। तो समझ नहीं है क्या? क्या मेथड 2? हाँ। मेथड 2 बेटा, n की वैल्यू 1 2 3 4 नहीं रख सकते? हाँ उधर फिर भी क्या रख होगा? दो, इधर भी रख दो,
फिर तुमसे वैल्यू ऑफ ए आर पूछा है तो A1 निकालो, A2 निकालो और ऑप्शंस में मैच कर लो। अच्छा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हाँ हाँ अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच को कैसे समझाते हैं? ऑब्जेक्टिव अप्रोच हाँ में हाँ ऑब्जेक्टिव समझ अप्रोच होती है और एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शंस को, यही होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सर एनसीआर 3R होगी ना मेरा। हाँ, आरएचएस से कंपेयर करूंगा तो सब कुछ सेम दिख रहा है। ए आर मुझे 3:R दिख गया और एनसीआर भी दिख रहा है। वेरी गुड। तो आंसर हो गया अपना ए आर इफ वी कंपेयर एनसीआर 3:R। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस टाइप का मेरे पास एक और एक बहुत बढ़िया सवाल है, वो मैं अपकमिंग क्लास में या तो मैं ऐसे सिक्योरिटी दे दूंगा। ये भी सवाल अच्छा है। देखो, ये जितना कॉमन है ना उतना ही अनकॉमन है, उतना ही नहीं दिखता है, क्योंकि दिमाग में ना ये वाली अप्रोचेस ज्यादा जल्दी जाती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच या एक्सपांड करके कंपेयर। मेरे ख्याल से उतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम एलएचएस को आरएचएस में बदल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगा के। पहला सवाल हो गया। क्या दूसरे सवाल पे चले? ये भी PYQ ही है। ओके, करें स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अब इसको देख के थोड़ा सा तो हॉरिफाइंग देखो लगना चाहिए, स्वाभाविक है। जब फर्स्ट टाइम ये आया होगा आईआईटी जेई में, तब बच्चों को भी पहली बार में तो देख के इसको डरावना उनको भी लगा होगा। इसको और डरावना बनाना तो मैं बना सकता हूँ, पता है कैसे? ऐसे देखा जाए तो डबल समेशन टाइप का है, पर दोनों अलग अलग है। ये तो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वाली टर्म की भी हम जनरल टर्म बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो, ठीक है, पर मैं बना नहीं रहा हूँ, अभी फिलहाल नहीं बना रहा हूँ। कौन बनाएगा 137? कितनी गंदी बनेगी। बनाना चाहते हो? बना सकते हो वैसे तुम। बताओ क्या होगी इसकी जनरल टर्म। 1 3 7 15, कोई पैटर्न है? हाँ वो डबल डिफरेंस हमने देखा। 1 3 7 15, डायरेक्ट सोचो व्हाट विल बी द जनरल सर टर्म। एक तीन वन सात फिर पंद्रह 1+2 है, फिर 1+2+4 है, फिर 1+2+4+8 है। डबल डिफरेंस। 2 - 1, 2² - 1, 2³ - 1, 2⁴ डायरेक्ट सोच सकते हो। तो हाँ अपनी सर। वो जितनी भी शिफ्टिंग और रिड्यूसेबल टू जीपी, मैंने बताया था ना, अगर तुम डायरेक्ट सोच लो तो बहुत ही शानदार। लो, बन गई अपनी टर्म, अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाना चाहूँ तो। पर ये स्टार्ट कहां से होगा वो देखना, समेशन। अब मैं आर को स्टार्ट करूंगा 1 से, मैं 0 से भी कर सकता हूँ, पर अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो ये पूरी सीरीज क्या बन जाएगी? 2, 2² - 1, तो क्या बन जाएगा? 2⁻R - 1। और नीचे क्या बनेगा? और ये R तो ऑलरेडी चल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल, देखो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था आईआईटी में, पर मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे भी तो पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2⁻k, ये टोटल की पावर R, आराम से चेक करो। 2 की पावर R होल पावर में k। हाँ जी, देखो, क्या ऊपर वाले सवाल को इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में लिख सकते हैं? हाँ देखो आराम से, देखो कोई जल्दी नहीं, कोई कहीं नहीं भाग गया। देखो, पहली टर्म तो वैसी थी, देखो रख के देखो, के को 1 रखते हैं, चलो तो आएगा 1 1 ही हो गया ऊपर, तो नीचे आ जाएगा 2⁻R। ये देखो पहली टर्म, आर तो कांस्टेंट है ना इस पूरी सीरीज के लिए, एम अपना जा रहा है और के मैंने नया वेरिएबल ले लिया। के को रखो 2, देखो मैच करेगा। के को रखो 3, देखो मैच करेगा। कोई डाउट? तो ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है ना। ठीक है, अब ऊपर वाला क्वेश्चन तो फिर भी इजी है, ये दे देते तो शायद हॉरिफाइंग लग सकता था। ओके, तो अब क्या करें? जो इजी फॉर्मेट है वही अच्छा है ना, तुम वैसे भी इसको ऊपर वाले में बदलते ही पहले तो अपन ऊपर रखा वही अपना, तो चलो। व्हाट इज द क्लिकिंग फैक्टर? क्लिकिंग फैक्टर है एनसीईआरटी, हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना चाहिए। और हैशटैग रिवर्स। अब क्या बताया है एनसीईआरटी ने? तो एनसीईआरटी ने कुछ ऐसी चीजें तुम्हें बता के रखी हुई है। 1+x⁻n का एक्सपांशन क्या होगा? एनसीआर x⁻r, r गोइंग फ्रॉम 0 to n। वेरिएबल तो कोई भी ले सकता हूँ, पर 0 और n याद रखना स्टार्ट हो रहे। ये बताया ना एनसीईआरटी ने, मतलब तुम्हें आता है ना, एनसीईआरटी ने तो जो बताया ठीक है, तुम्हें आना चाहिए। इसका बताओ एक्सपांशन ऐसे ही सिमिलरली। कोई डाउट? क्या ये पता है? क्या ये समझ आता है? जवाब दो, यस सर। बोलो जल्दी से। तो क्या इसको रिवर्स फील कर सकते हो?
रिवर्स ही तो मेन है, आगे हम और भी सवाल करेंगे इस पूरे चैप्टर में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स पॉइंट ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। अगर अब तुम ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो तुम्हें भतेरे मतलब एम एक्सपांशंस गिवन है, नहीं दिखाई देता है? रुको मैं बताता हूं अब कैसे। ये बाहर है ना ब्रैकेट के, इसका मतलब क्या है? ये पूरा समेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा समेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा समेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे भी होगा, और ऐसा जाता जाएगा। यस और नो? और अगर ये सबके साथ जाएगा, आई एम जस्ट सेपरेटिंग, हैशटैग सेपरेट। देखो कितने बेसिक बेसिक हैशटैग है, ठीक है? जरा ले जाओ, क्वेश्चन खत्म। आर गोइंग फ्रॉम 0 to n। दिखने में ही हॉरिफाइंग है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। पहली टर्म को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, प्लस दूसरी टर्म बोलो -1 रेज़ टू r एनसीआर। -1 रेज़ टू r वाला मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी वही था। और 3/4 रेज़ टू r ऐसा लिख दूं क्या दूसरी टर्म को? अगर दूसरी टर्म समझ में आ गई तो तीसरी टर्म बताओ। 7/8 7/8 रेज़ टू r। अब आगे नहीं बता रहा हूँ यार, जगह नहीं है मेरे पास। अप टू m टर्म्स। और अगर ये तुम समझ गए तो भाई साहब अब आंसर देने का वक्त आ गया है। रुको, खींचना पड़ेगा अब सब आगे। हाँ जी, पहली टर्म बताओ क्या है इसको देखते हुए। पहली टर्म में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो x को रखो हाफ, दूसरी टर्म में क्या रखो 3/4, इसी में इस एक्सपांशन में फिर क्या रखो 7/8। क्या दिखाई दे गया? क्या ये सब एक्सपांशन ही है? क्या सिर्फ x की वैल्यूज रखी गई है यहाँ पे? जवाब दो, यस और नो। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बताओ पहला पार्ट क्या बन गया? 1 -1/2 की पावर n। दूसरा 1 -3/4 की पावर n। तीसरा 1 -7/8 की पावर n। कहां तक जाएगा ये? अप टू m टर्म्स। तो 1/2 की पावर n, 1/4 की पावर n, 1/8 की पावर n, अप टू m टर्म्स। क्या किसी को आता है जीपी? सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड चीजें ही है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है इस पीवाईक्यू में। तो अगर तुम्हें आता है तो फटाफट मुझे बता दो क्या होगा भाई फॉर्मूला। ए कितना? ए 1/2 रेज़ टू n। अच्छा, कॉमन रेशियो 1/2 रेज़ टू n, वो पावर में। हाँ रुको, अगर तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। So 1/2n-1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे m दिया, हुई ना? हाँ। m टर्म्स। तो देयरफॉर फॉर्मूला हो गया a 1 - r की होल पावर में m अपॉन 1 - r। दिस implies 1/2 की पावर n, 2 की पावर n -1/2 की पावर n, नहीं mn कर देता हूं क्योंकि पावर m भी तो है, और ये ऊपर वाला m अलग लिख दो। क्या ये समझ में आया किसी को? अगर बेसिक कैलकुलेशन आती हो तो देखो, ये समझ आया? नीचे बताओगे 2 रेज़ टू n -1। ओ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, किसी ने जीपी बोला में भी नहीं। पावर मैंने ही फुल पे m लिखा। हाँ चेक कर रहा था मैं, इतनी लेट बोला। चलो सर वो बताओ कम जल्दी से अब। सर वो हम कैलकुलेशन। चलो चलो जल्दी से बताओ। 2 रेज़ टू mn -1 अपॉन 2 रेज़ टू mn होल अपॉन 2 रेज़ टू n -1 अपॉन 2 रेज़ टू n। अब तो सही है ना?
चेक करो सब, हाँ सर फोकस रखो, सर फोकस। खुद पे शक हो गया, क्या? खुद पे शक हो गया फिर। अरे क्या खुद पे शक होगा, तुरंत बोला करो, बेसिक कैलकुलेशन है यार, ये तो वही जीके लगा मुझे, एनसीईआरटी। लग रहा था कुछ। चलो कोई नहीं, कितना हो गया, आप फाइनल आंसर बता दो, सर आगे टू एन बढ़ते एम हैं। माइनस वन अपॉन टू एन एम टू एम माइनस वन, टू एम में। बस इतना छोड़ दूं, बस यही ऑप्शन में था, ये मेरा आंसर, खत्म हो गया। कोई डाउट? क्लियर है? Yes. ठीक है, तो क्वेश्चन बताओ, क्या सच में ये बहुत टफ था कि बस डराया गया था और आपको एनसीईआरटी का रिवर्स एक्सपांशन बस आपको रिवर्स फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए? जिसको ये पता है होता क्या है बाइनोमियल, वो हर एक बच्चा इस सवाल को क्रैक कर सकता है, ऐसा है। हाँ, अगर इस फॉर्मेट में दे तो थोड़ा हॉरिफाइंग है, तो हो सकता है एनटीए वाले, वैसे तो एनटीए वालों ने ये चीज पूछ ली है, पर अगर आप कुछ नया बनाए इसी टाइप से, तो इस टाइप से वो जरूर देना चाहेगा, ताकि दो समेशन अलग अलग लिमिट्स तुम्हें हॉरिफाइंग लगे। मतलब मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, और एम की वैल्यू भी रख दूंगा, और चाहूंगा तो एन की भी वैल्यू रख दूंगा, ताकि कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी ना लगे, वरना ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं एम और एन की वैल्यू रख रख के। ओके, चलो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, आजकल ये 10th क्लास के बच्चों से पूछा जाता है, हालांकि हाँ थर्ड सर, देखा क्वेश्चन। ही है, क्या क्या बेटा? देखा हुआ ही है। हाँ बेटा, क्योंकि ये 10th वाले बच्चों को करवाया जाता है। पर टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ये आईआईटी पीवाई क्यू है, पर आजकल 10th के बच्चों से पूछा जाता है, टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है 10th वाले बच्चों से। ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं, या जब तक मैं नीचे कर रहा हूं तुम एक बार क्वेश्चन को देख लो। ओके, क्या है भाई इस सवाल में? क्या तुम्हें ये आंखों का धोखा टाइप प्रॉब्लम डेफिनेटली है, और ये थोड़ा सा प्रतीत होता है शायद कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, पर क्या ये एक्चुअली में बाइनोमियल का क्वेश्चन है भी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर तो सबकी क्या है, अंदर है। 1 है। तो ये तो एक मेंटल एबिलिटी का सवाल हो गया, कैसे? x⁹ का कोफिशिएंट पूछने का मतलब है यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स x⁹ विल बिकम, एक मेंटल एबिलिटी, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जितनी बार x⁹ बनेगा, क्या वही उसका कोफिशिएंट होगा? अगर 2 बार बनता है तो ट्वाइस, 3 बार बनता है तो थ्राइस, क्योंकि सबकी पावर तो कम 1 ही है। तो हाउ मेनी टाइम्स x⁹ विल बिकम, तो क्या आंसर दोगे तुम? 10 times. बिल्कुल, कितना? 10 टाइम्स, बिल्कुल गलत। 9। 9 टाइम्स, बहुत शानदार। अभी पूछता हूँ ना कौन से 9 है तुम्हारे, रुको तो। चलो, मुझे एक बात बताओ, चलो ये सब छोड़ो, क्वेश्चन को समझते कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आने वाला सवाल भी वैसा ही है। अगर मैं ये सिर्फ 4 टर्म रखूं, सिर्फ ये वाली 4 टर्म रखूं, तो मुझे बताओगे? एक मिनट बेटा, हाँ शायद आंसर 8 ही है। मुझे बताओ, अगर ये 4 को रखता हूं तो 1 कितनी बार आएगा? एक ही आएगा ना एक्सपांड करके, मैं मिटा दूंगा ये, बस समझ लो अभी। x हाँ, कितनी बार आएगा? x, तो जब ये x बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मुझे एक x मिलेगा? अच्छा, x² बताओ कितने आएंगे टोटल x²? टोटल x² कितने आएंगे? x² आएगा भी, बिल्कुल आएगा, जब ये x² बोलू बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे। एक से ज्यादा बार आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अच्छा, x³ कितनी बार आएगा? 2 बार. अगर x³ को देखोगे तो जब ये x³ बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, बाकी सब फैक्टर्स के ब्रैकेट से, और जब इसका x, इसका x² और बाकी दो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या x³ बनेगा? तो कितना है x³ का कोफिशिएंट? 2। यस और नो? x⁴ किस किस के बनेगा x⁴? अब ये सोचो, बहुत सारे तरीके हैं, या तो ये x⁴ बाकी तीनों के 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, एक बार आएगा, या तो x³ उठाऊं, इधर से x उठाऊं और बाकी के 1 उठा लूं। यस और नो? हाँ. तो आइडिया लग रहा है कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर तुम्हें ये समझ आ गया
तो आप टोटल का गिनते हैं कितनी बार आएगा। इट इज जस्ट अ मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, क्लास 10th के तरीके से ही 8 सोचना है। times. 8 टाइम्स आएगा, परफेक्ट। देखो कैसे, एक इसमें ना एक अंदर एक फैक्टर बन होगा, वहां से शुरुआत करते हैं। 1 + x⁹ इसके बीच में एक फैक्टर पक्का होगा 1 + x⁹ जब ये वाला x⁹ बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो इन सब के प्रोडक्ट से क्या मुझे एक x⁹ मिल गया? यस और नो? एक ही बार उठा, मैं पेयरिंग बनाऊंगा, ठीक है। x⁹ पावर्स को देख लेते हैं। 9, चलो और कैसे बन सकता है x⁹ थोड़ा और सोचो। इसके जस्ट पहले एक बैठा है 1 + x⁸ और एक यहां पे बैठा हुआ है 1 + x। तो मुझे बताओ, अगर ये x⁸ और बाकी सब ब्रैकेट के 1 मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या एक और केस मिला? बोलो जल्दी। हाँ, तो अब तो यार काउंट कर लो यार, 8 1 7 2, और बोलो 8 1 7 2, 3 6। 6 और 3 हाँ, अच्छा 5 और 6 और 7 3 ले रहा हूं, एक सेकंड, 6 और 3 ले रहा हूं तो 3 और 6 भी आएगा क्या? नहीं। नहीं, अरे वो कहां से आओगे, ब्रैकेट तो हर एक एक ही है ना, तो एक ही बार काउंट होगा, 2 बार मत गिन लेना। और बताओ, और 5 और 4 5 और 4, और 4। 9 का सिंगल बना, 8 1 2 2 के अपने पास इतने बन गए। Sir, अब 6 2 1. हाँ, 6 2 अपने दो 1 वाले बन गए ना, 5 3 दो 1 वाले और 4 2। बनेंगे क्या? दो वाले और बन सकते हैं क्या? नहीं, रिपीट हो जाएंगे वो तो, और एक एक ही बार है अपने पास, एक एक फैक्टर एक ही 0 टाइप का है। 9। तो अब अपन आते 3 वाले, 3. तो 3 वाले कितने बनेंगे? 1 2, 3 6 चले गए, 6 ले लिया। अरे 1 वाह। 3 5 फिर उसके बाद एक एक करके बढ़ाओ ताकि कोई छूटेगा नहीं। 1 3 5, अच्छा 2 3 वन, 4. क्या 1 4 ले सकता हूँ क्या? नहीं, 1 4 4 आ जाएगा। 1 4 4 तो ले ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 4 तो एक ही है, x⁴ तो मेरे पास एक ही है। So 4 2 3 भी आ रहा है. हाँ, 1 वाले हो गए कि और बचे, बस खत्म। 5 6 तो गिन लिया अपन ने। 1 7 1 तो नहीं बोल रहे हो ना, वो भी गया क्योंकि 2 रिपीट हो गए, ये गया। 2 अब 6 चालू 1. करते 2 से, 2 और 3 ये 1 2 6 वगैरह आ गया है। 2 ले लेते, एक आगे बढ़ाते 3, 5 आ गए तो 2 3 4। क्या ये भी एक बनेगा 2 3 4? कितने हाँ, हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और बताओ, कोई लग रहा है? काउंटिंग ही करनी है। और तुम्हें ये भी बता दो, जब ये IIT जेईई में आया था तो इंटीजर टाइप में पूछा था और आंसर था फ्रॉम 0 to 9, 0 और 9 के बीच में से पूछा था। तो बस तुम समझ गए कि 10 तक तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो 1 2 हो गए सब, कोई और बचता है? अच्छा, नहीं 4 4. वाला कोई बोल रहा है तो अब तो? 4 हो नहीं सकते क्योंकि सब मिनिमम 6 हो जाएगा ना, 6 के साथ रिपीट हो बिल्कुल, जाएगा अगर तुम इंडिविजुअल. मिनिमम भी लोगे तो 1 2 3 4 5 का लोगे, और ये खुद ही गलत है और रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो टोटल आंसर की अगर मैं बात करूं तो कितना आया? 8. 8। बोलो, क्या 10th के बच्चे से नहीं पूछ सकते थे? कितना आसान है, मेंटल एबिलिटी है भाई। मेंटल एबिलिटी के सवाल IIT में आते हैं, सबूत दिया है। पर बच्चों को पता नहीं क्यों ये बाइनोमियल जैसा लगा। कोफिशिएंट पूछा माना, पर पावर तो सबकी 1 है यार, इसको तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर करके देखना कितनी बार बन सकता है। ओके, चलो भाई, ये सवाल DIY है, हमने इस टाइप के कल कर चुके हैं। क्या तुम ये कर लोगे सवाल? x⁻⁻1 चाहिए तो क्या करोगे? हिंट वाइज पूछू तो, तीनों को अलग अलग सेपरेट, क्योंकि इसकी पावर कितनी है ओवरऑल? 1। तो जब भी पावर 1 रहती है ओवरऑल तो अपन क्या करते हैं? सेपरेट। और फिर क्या x⁻⁻1 निकाल लोगे? जवाब दो। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, इसको क्या लिख सकते हो? 1 + x की पावर में 8 अपॉन x की। x⁸ अब तो कर लोगे अलग अलग सेपरेट करके। आंसर मैंने दे दिया है, सॉल्व करूं क्या अभी? किसको DIY में रख दूं? बोलो। यस सर। हो जाएगा, चल आगे बढ़ते हैं। अब जगह थोड़ी कम पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5वें पर अब हम आ गए। अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब सर लेंदी भी थोड़ा होगा सा थोड़ा। ऊपर आप जाओ ना. हाँ हाँ, एक मिनट।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब ये वाला देखते हैं, ये मुझे E5 वालों को देना था कल, मैं भूल गया उनको उनको भी ये नहीं बताया था। तो जरा देखते हैं, ये सिमिलर जैसा वैसा ही है जैसा ऊपर आईआईटी ने पूछा है, पर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा ज्यादा तो क्या बोलो, उल्टा कम ही है, केसेस काउंटिंग कम हो गई अब इसमें। पर कैसे करोगे काउंट, वही तो मजा है इस क्वेश्चन का। द कोफिशिएंट ऑफ x raised to n square plus n minus 14 by 2 into x minus 1 x square minus 2 x square minus 3 x raised to n minus n। कैसे स्टार्ट करें, किसके दिमाग में कुछ आता है? हाउ टू स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, और उसको थोड़ा ऐसे फैक्टराइज कर दो n इंटू एन प्लस 1/2 और ऐसे। हाँ चलो ये तो किसी को सही दिखा, बिल्कुल अनमोल सही बोला तुमने। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखा जाए तो। अच्छा क्या, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इसमें ना n इंटू एन प्लस 1/2 बाहर निकल रहा है और -7 हो रहा है। क्या तुमसे यही पूछा है? अब ये दिखना चाहिए, देखो जिसको ये नहीं दिखा मेंस का सवाल गया उनके हाथ से। तुम्हें मेंस बनना फिर टफ लगते रहेंगे, ये यही है। और अगर तुम ये समझ गए तो शायद तुम एक बहुत अच्छी चीज समझ गए होगे, पता है क्या? चलो मैं बता देता हूँ क्या। मैक्सिमम एक्स की पावर कितनी बनेगी आफ्टर एक्सपांशन? n into n plus 1/2 n इंटू एन प्लस वन n बाई टू, plus सबके 1 एक्स मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, पावर को ऐड करो 1 से लेकर n तक का सम, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे, कि x की मैक्सिमम पावर ये है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछता, मान लो अगर मैं तुमसे पूछता कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो क्या आंसर बोलते हैं? 1। 1। अरे एक ही तो आएगा वो, सबसे आसान था ये तो यार सवाल, इससे इजी तो क्या होगा। ऐसे ही मैं बाकी पूछता तो तुम एक एक कम कर देते फैक्टरों पे गिन गिन के, मतलब उल्टा जाते हैं। तो क्या यहाँ हैशटैग रिवर्स काउंटिंग ज्यादा बेटर है ना? सबको मल्टीप्लाई करके ये बनता है, तो मुझे कितना कम करना है हमारे आंसर के लिए, हमें जो निकालना है बताओ। अगर सबको मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर ये बनती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो मुझे कितने ब्रैकेट्स कम करने पड़ेंगे बताओ, मतलब कितने x कम उठाने पड़ेंगे? बोलो। 7 कम उठाने पड़ेंगे। 7 ब्रैकेट। मतलब उठाना का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोगे ही नहीं, मल्टीप्लाई तो सब होंगे, हम उसके x की पावर ना लेते उसके बगल वाले कोपचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे वहां 1 से किया था ऊपर। समझ आती बात? हाँ तो हाँ। अब जरा बताओ कि ये कैसे बनेगा, लगाओ दिमाग। 1 मिनट कर सकते हो, रुको 2 मिनट, करोगे ट्राई? हाँ अरे ये करो तुम, मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दूंगा, एक पेज बढ़ा देता हूँ। सर ये सबको पीएनसी से कर सकते हैं? यही सबसे इजीएस्ट वे है। अच्छा। पीएनसी में तब लगाएंगे हम जब बहुत ज्यादा टर्म्स या कुछ आ गई तो उतना लेवल का सोचेंगे, या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हुए। ओके। क्वेश्चन पूरा मेंटल एबिलिटी का है ये। थोड़ी सी टर्म्स तुम भी कर रहे हो, मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ पहले, ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील हो जाए। ऐसे कर करके मैंने सब लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा, मेरे लिए समझाना आसान है। रुकूं कि बता दूं? बता नहीं दूं? नहीं सर, रुको एक इसकी मिनट। न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी है। वो तो जो भी आंसर है, मैंने कब बोला न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने तो कहा ही नहीं। ओके। पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी? तुम्हें हिंट दे देता हूँ कि आंसर एक इंटीजर है।
ओके, सर 36 है क्या? तो 36 नहीं, गलत जवाब। ठीक। 1 मिनट दे देता हूं तुम्हें सबको, 451 पे बता दूंगा। चलो सर तो 21 हाँ आ रहा है। बेटा, 21 आ रहा है। 21 नहीं, सर 8। 8 इज रॉन्ग। चलो देख लेते हैं एक बार काउंटिंग कर लेते सर हैं। 30। 30 इज रॉन्ग। चलो देखते हैं, इतना टाइम में आ जाता है सर जनरली आंसर। 19। नहीं, गलत गलत, मतलब तुम्हारे सबके नेगेटिव मार्किंग गिन लो, -1। ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में ही आते हैं। ठीक है, अब बता देता हूँ कैसे करना है। काउंटिंग में कुछ गड़बड़, कुछ लोचा किया है तुमने, और ये आएगा, ये एक्सपेक्टेड है मेंस में। ओके, क्योंकि ऊपर वाला तो आ गया और वो तो बहुत ही इजी था, 10th वालों से पूछ रहे हैं, तो तुमसे ये वाला पूछ लेंगे। अब कैसे स्टार्ट करें? तो मुझे अधिकतम पता है, तो मैं उल्टा जाऊंगा। अगर मैं सबके एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये टर्म बनती है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है। तो मुझे कितने कम करना है? तो अगर मैं, समझना, हम ये वाले ब्रैकेट को छोड़ के हम रिवर्स जाएंगे। हाँ, अगर ये इसको लेफ्ट कर दूं और बाकी सब मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसको कैसे छोड़ सकता हूं, मतलब इसका -7 पिकअप कर लूं और बाकी सबके एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे ये टर्म मिलेगी? अरे 7 कम हो गए ना अपने टोटल में से, तो कोफिशिएंट कितना आएगा? बाकी सबका तो 1 ही है, -7। ऐसे ही मुझे 7 बनाने, अब देखना कैसे कैसे 7 बनेंगे। पहला केस आ गया -7, इस बात से एग्री करते हो? बोलो जल्दी तो मैं आगे बढ़ूं। अरे -7 समझ में आता है? यस सर। हाँ सर। चलो, और कैसे बना सकते हैं अपन, मतलब हटाए, क्या क्या हटाए, तो मुझे बताओ। मुझे एक और 6 हटता और हुआ 1 दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। इन दोनों के मैं कांस्टेंट को पिकअप कर लूं, तो एक्स को नहीं उठाऊं, तो फिर से 7 कम हो जाएंगे। अगर 7 कम हो जाएंगे तो -1 इंटू -6 आएगा, बाकी सबके तो एक्स की पावर, सॉरी, कोफिशिएंट 1 ही है, तो वो ओवरऑल कोफिशिएंट कितना बन जाएगा? -1 इंटू -6, 1 इंटू 6। और बताओ, और है? और है बेटा, और है। इस टाइप के 5 और और भी 2। बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं। हाँ, और 5 और 2, अब तो तुम समझ गए, 5 और 2 वाला भी रहेगा और वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ऐसी एक और दिखेगा, 1 6 5 2 4 और 3। यस और नो? 29। नहीं बेटा, गलत आंसर है। चलो, ये 3 समझ में आए। कोई और 2 2 के पॉसिबल है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। अच्छा, 3 में बन सकता है क्या 7? 4 to 1। गलत जवाब। 3 में बन सकता है 3 क्या? 4 to 1 आ रहा है ना। हाँ, 4 to 1। अच्छा, तुम केस बोल हाँ रहे हो, मुझे हाँ, लगा 3 में आंसर। 4 to 1। आंसर मुझे लगा इतना बड़ा दे दिया तुमने। ओके, हाँ, एक केस और है मेरे पास, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, अगर मैं 1 2 और 4 पिकअप कर लूं, -1 -2 -4 ले लो और उनके करस्पॉन्डिंग एक्स नहीं उठाऊं, उन ब्रैकेट से मैं उनके बगल वाले नंबर उठा लूं, फिर से 7 कम हो जाएंगे, पर इन तीनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेसिकली वो बनेगा -1 इंटू 2 इंटू 4, मतलब -8। क्या और कोई केस पॉसिबल है कि खत्म? बोलो बोलो, बहुत बड़े बड़े आंसर बोल रहे थे तुम तो। कोई आंसर देगा? फाइनली कितना आया? 13। 13। 13 इज द आंसर। अब तुम देखो तुमने क्या हाँ, गड़बड़ वो करी है +8 यार। किया, +8 करते हैं। अब यार +8 कैसे होगा? 3 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो। वो भी गलती सर। अब जो भी किया हो तुमने। ओके, समझ में आया सभी को?
हाँ क्या ये जेईमेन में बन जाएगा? इस टाइप के आ सकते हैं, ये तो सिर्फ एक दिया है मैंने, ऐसे बहुत, वो तुम्हें मिल जाएंगे स्कोर टेस्ट वगैरह में, एंड में ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे, पर तब बनने चाहिए, तब प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी अपन पहले ही देख रहे हैं ना इन सवालों को, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर इस टाइप के पहले से सवाल नहीं करे तो थोड़ा सा एकदम डर लगता है कि अपन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कई बार ये सोच भी लेते हैं, पर लगता है बाप रे कितने केस होंगे, क्या बनेगा पता नहीं, कैसा बनेगा, अरे कैसा क्या बनेगा, काउंट करो और क्या है। ज्यादा केसेस थोड़ा ना देंगे, वो बनेगा तो फिर कोई सीरीज बनेगी, सीरीज को सॉल्व कर लेंगे, हमें सीक्वेंस सीरीज आती है। हो गया क्लियर? अब कहीं पे भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो बन जाएंगे। ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, प्रॉपर मेंटल एबिलिटी का सवाल है। देखा जाए तो ये सीक्वेंस सीरीज का सवाल है। क्या इसमें बायनोमल जैसी कोई चीज दिखी इन दोनों में? बताओ। मुझे तो कुछ नहीं दिखी, कोफिशिएंट वर्ड है बस, और कुछ नहीं है। एनसीआर तो कुछ यूज ही नहीं हुआ फिलहाल। हाँ, अब मैं इसको लिख दूं n+1 C2 तो बात अलग है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसको तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बेसिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। हालांकि इस टाइप के सवाल अब तुम्हारे इसमें भी आ चुके हैं, मेंस में भी आ गए, आईआईटी में भी आ गए, सब में आ गए ऐसे सवाल। पर एक्चुअली में ऐसे सवाल एनसीईआरटी में गिवन है, जब तुम एनसीईआरटी करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। पर क्योंकि ऐसे सवाल आईआईटी तक भी पूछ चुकी है, तो जरा हम एक बार तो इसको समझ ले, मेंस तो पूछ ही रही है। कैसे करते हैं इन सवालों को? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स, जी हाँ बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूं। मेथड याद रखना, हालांकि मेंस एडवांस सब में आ गया, पर ये बोर्ड्स में भी आता है 5 मार्क का, स्कूल एग्जाम मतलब। ठीक है, कैसे स्टार्ट करें? तो पहली चीज तो ये, हाँ एक चीज याद रखना, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूं, समझना, हाँ मैं मिटा दूंगा इसको, बस समझ लो। इफ सेकेंड टर्म इज लेट सपोज 5, इसका मतलब क्या है? एक्सपांशन में सेकेंड टर्म मतलब पूरी की पूरी जो टर्म बनेगी आर को 1 रख के, एग्रीड और नॉट? हाँ अगर मैं पूछूं कि सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट बताओ, वो दिया हुआ है मतलब मान लो 5, तो वेरिएबल को हटा के जितना भी कोएफिशिएंट पार्ट है उसको 5 से इक्वेट करोगे ना? बोलो जल्दी। हाँ सर। और आखिरी अगर मैं पूछूं इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म इज दिस, मतलब एनसीआर उठाओगे उसने पार्ट का, यस और नो? हम्म और अगर ये तुम समझ गए हो तो यहां पे ये याद रखना, 3 टर्मिनोलॉजी मैं एक नोट करके चाहूं तो लिखवा देता हूं। क्या है वो नोट? टर्म गिवन है अगर, दूसरा कोएफिशिएंट गिवन है किसी टर्म का, और तीसरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट गिवन है। क्या तीनों में फर्क पता चल गया? बोलो हाँ यस और नो? तो अब यहाँ क्या दिया, ये T2 का मतलब क्या है? सेकंड टर्म। मैंने ऐसे ही लिख दिया, पूरा लिखा नहीं है, वो देंगे स्कूल एग्जाम में या उसमें तो आता ही है, द सेकंड टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा करके वो लिख के देंगे। ठीक है, चलो तो कैसे स्टार्ट करें फिर, बताओ हाउ टू सर वो स्टार्ट। टर्म सर टर्म तो लिख उसको देते हैं एक्सपांड लिख करके देते तो हैं, फिर हाँ एनसी वो बिल्कुल। आर को 1 2 3 मान के। ये दे दिया है तुम्हें a+b के पावर 1, जो भी दे उसको लेना। इन जनरल ऐसा ही देंगे, ऐसा जरूरी नहीं, तुम्हें जो भी दे वो तीनों का फर्क याद रखना, ये स्टार मार्क करके लिख दिया है। ये गलतियां होती है क्योंकि ये सिली एरर देती है, तुम गलत ही चीज को उठा के कंपेयर कर दो। T2, T2 अगर 240 है तो आर कितना होगा? सेकंड टर्म के लिए आर क्या होता है? 1, क्योंकि आर 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, इसकी जनरल टर्म लिख लो क्योंकि बार बार यूज होगा। एनसीआर a⁻n−r b⁻r। क्या ये याद हो जाएगा? और अगर ये याद हो जाएगा तो जरा बताओ कैसे तो फिर करोगे? ऐसा भी मानेंगे ना कि जो होना चाहिए वो, क्योंकि a⁻n−1 है तो फिर पावर होना चाहिए, आएगा, जो एक टर्म आएगा मल्टीप्लाई बेटा, टर्म सब होगा। आएगा, सब आएगा। अभी देखो r=1 तो कितना होगा T2 की वैल्यू? nc1 a⁻n−1 b⁻1। क्या यही तुम्हें 240 गिवन है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। चलो इक्वेशन नंबर 2, T3, T3 के आर कितना होगा? अब फटाफट लिखते जाओ, 2, तो R2 होगा तो कितना हो जाएगा? nc2 सर a⁻n- क्या हो गया बेटा, बोलो। सर A = 2 आया, B = 3 और N = 5।
बिल्कुल सही जवाब। बस एक बार समझ लो इनकी कैलकुलेशन, क्योंकि ये नंबर्स अभी तो बहुत अच्छे हैं, तुम रख के भी सोच सकते हो, हिट एंड ट्रायल में भी हो रहा है, पर ये बेकार गंदी कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो एक बार इन जनरल इसकी मेथड समझ लेते हैं। आंसर तुमने बिल्कुल सही बोला। ये मेरी ओके सेकंड इक्वेशन है। एक और दिया हुआ T4, जनरली ना कॉन्जिक्यूटिव ही देंगे, पर वो कॉन्जिक्यूटिव कोई भी 3 हो सकती है, मैंने अभी सेकंड थर्ड फोर्थ रखी है। T4 ओके कितना होगा? R को 3 लेंगे, अगर R 3 है, रुको ना, नीचे लिख लेते हैं, T4 R इक्वल टू 3, वो बनेगा मेरा NC3 A की पावर n-3 B की पावर 3 इज इक्वल टू 1080। मैंने बहुत इजी डेटा लिया है ताकि तुम बस कैलकुलेशन सीख लो, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी सिखाने जैसा नहीं है। कई बार क्या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले सवालों में। और ये अपने को दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब जब भी इस टाइप के सवाल आए तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो शायद मैं उस दिन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले के वक्त भूल गया था बताना। रिमेंबर, प्रूफ बहुत आसान है, एक्सपांड करके आ जाएगा। और वो क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी ताकि तुम्हें ना क्लिकिंग फैक्टर में बहुत मदद करेगा। फिर ये वो तो 2 स्टेप में एक्सपांड करके आ जाएगा, पर ये याद होगा तो तुम्हें स्टेप्स पता रहेगी ना हम क्या उनसे लेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। फिर एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या होता है? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये मैं लिखवाना भूल गया था। क्या तुम स्कूल में लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो साइड में इसका छोटा सा 2 लाइन का प्रूफ होता है, कर लेना। कैसे? एक्सपांड करो एलएचएस को, आरएचएस अपने आप बन जाएगा। और अगर ये तुम्हें याद है या याद हो जाएगा, इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये यूज करूंगा मैं। अब ये यूज करूंगा ज्यादा से ज्यादा ताकि याद 2 हो जाए। 3 5 हाँ बेटा, आंसर 8 पहले would be बता दिया मैंने। हाँ। सही बोला, सही बोला। अब मुझे बताओ, अगर ये हम याद कर ले तो तुम गारंटीड बताओ कि तुम क्या करोगे सॉल्विंग में? क्या तुम 2 डिवाइड बाय 1 करोगे? जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे और सॉल्विंग करनी है, और क्योंकि ये फॉर्मूला पता है तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। क्यों? जैसे मैंने 2 से 1 से डिवाइड करा तो कितना आएगा बताओ? NC2 अपॉन NC1। और क्या बचेगा? B बाय A। 720 अपॉन 240 कितना हो गया? 3 B बाय A। NC2 अपॉन NC1, ये देखो R कितना है यहाँ पे, फॉर्मूले वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में देखे तो R कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? n-2 प्लस 1 अपॉन 2। ये डायरेक्ट लिखने की आदत डालो, बहुत हेल्प करेगा ये। अब इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिख लो ना, बस n-1 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 6a। यस और नो? या चाहो तो हाँ, मतलब ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ओके, चलो अब क्या करें? सिमिलरली तुमने 1 डिवाइड बाय 2 करा, तो अब क्या करोगे? 3 डिवाइड बाय 2 कर दूं? 2 डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हैं, बट फिर ये फॉर्मूला उल्टा लगेगा। फिर बड़े से छोटा करते हैं ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बताओ क्या बनेगा? 3 डिवाइड बाय 2 करो इक्वेशन को, तो NC3 अपॉन NC2, और कितना आएगा? B उधर बच गया, A बच गया, तो B बाय A इज इक्वल टू 1080 अपॉन 720। 3/2 ये आ गया। तो ये n माइनस, अब r कितना है यहाँ पे? 3। ये मेथड याद रखना, आगे बहुत यूज होगी, मैं करने ही वाला हूँ बस यूज उसको आगे आने वाले क्वेश्चन में जो मेंस में अब आएगा। ये तो स्कूल एग्जाम के लिए हो गया है। अब n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर टाइम्स ऑफ b बाय, ये कितना बन गया? 3/2 3/2। चेक कर लो, यही आ रहा है। तो n यस सर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 9a/2। चेक करो, चेक करो, चेक करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करोगे? 2 डिवाइड बाय 1 कर दिया, 3 डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब 4 डिवाइड ऑब्वियसली बाय 5 5 डिवाइड बाय 4 या 4 डिवाइड बाय 5 कर लो, सबसे बेस्ट। ठीक है, ये टेक्निक आई होप तुम अब कभी नहीं भूलोगे। स्कूल में ऐसे ही लिख के करना तो ही मार्क्स देगा, वरना टीचर मार्क्स काट देता है। कुछ भी और मेथड मत लगाना, टीचर को ये मेथड ही आती है। वैसे तो सॉल्विंग के बहुत मेथड है, पर ये थोड़ा क्या सोफिस्टिकेटेड है, इसमें ज्यादा काटापीटी कुछ हो नहीं रही है। 4 डिवाइड बाय 5 करो, देखो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। n-1 अपॉन n-2
बी भी कैंसिल हो गया, ये ए भी गया, 6/9/2, तो मैं ऊपर ले गया 2। ठीक है, कितना हो गया मतलब ये 4/3। 4/3। तो डायरेक्ट दिख रहा है एन कितना होगा 5। 5 रख के देख लो, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा एन 5 आ गया। ये वन ऑफ माय आंसर है स्कीम। अब दूसरे सवाल कैसे निकालोगे, इसको कहाँ रखोगे आप, एन को 5 रखोगे तो पुट इन लेट टू सपोज इक्वेशन 4, 4 में रख लेते पहले तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4b = 6 है, मतलब 2b = 3 है। और कहाँ रख दें, पुट इन, अब वो 1 2 3 वाला यूज करो, 4 5 को मत यूज करते रहना। पुट इन 1, 1 क्या है, 1 का है, ये रहा nc1 a⁻n - 1 इंटू b, मतलब 5c1 a⁻n - 1 इंटू b किसके बराबर दिया है, 240। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ही तो बचा है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 5c1 तो 5 ही होता है, n आ गया ना अपने पास, n कितना है 5 है ना, तो ये 4 हो गया। क्या करें अब, b की वैल्यू रख दे, b की वैल्यू किसके बराबर है 3a/2 = 240। तो जरा बताओगे a⁻5 कितना बना, और वही बनना चाहिए, सबसे अच्छा वही नंबर है, वैसे तो कोई भी आंसर आ सकते हैं, पर देखो क्या a⁵5 32 बन रहा है क्या, यस सर। और अगर a⁵5 32 है तो a कितना आ जाएगा 2। हाँ, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी मत बोल देना, आयोटा वगैरह सब कुछ बोल रहे हो। और अगर a2 आ गया तो b कितना आ गया, रख दो वहां पे 3। 3। तो ये मेरा आंसर आ गया, a = 2 b = 3। ये इतनी अच्छी हसीन कैलकुलेशन तुम्हें नहीं मिलेगी, ये मैं तुम्हें अभी बता दूं। इस साल के अभी तक के पेपर से ये भी समझ में आ गया। अगर तुम अभी मॉर्निंग शिफ्ट का पूछोगे, अभी इवनिंग के तो बच्चों से बात करूंगा जिनका कॉल आएगा मतलब मेरे पास, तो मॉर्निंग में जितने बच्चों का मेरे पास कॉल आया उन्होंने यही बताया कि सर केमिस्ट्री ने हालत खराब कर दी, पूरी स्ट्रेटेजी गड़बड़ा गई बच्चों की। कैसे, वही जो अपने कल वाले पेपर्स में भी, वो आज तो और ज्यादा केमिस्ट्री खराब आया। तुम्हें बस मैं इतनी टिप दे देता हूं, बाकी कल क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। जितने ज्यादा वन और मोर देन करेक्ट प्लस मैच द कॉलम प्लस कॉम्प्रीहेंशन प्लस असर्शन रीजन केमिस्ट्री में सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री उतना अच्छा होगा, पहला पॉइंट। दूसरी टिप दे देता हूं एक और, थ्योरी के साथ साथ ना क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, थ्योरी अगर कम भी रिवाइज करोगे और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करे तो केमिस्ट्री में स्पीड बढ़ जाएगी, देयर इज नो अदर वे। और केमिस्ट्री में स्पीड बढ़ेगी तभी बाकी में जाएगा। दूसरा बता दूं, फिजिक्स के सवाल इजी थे पर उसमें भी कैलकुलेशन लपक के थी और प्रोन टू एरर वाले क्वेश्चंस थे। मतलब ऐसा होता है ना, तुमने करे होंगे शायद कि तुमसे आर की वैल्यू पूछी है रेडियस की, ठीक है, पर आर नहीं पूछा है, उन्होंने 2r लिख दिया गलती से। मतलब गलती क्या होता है, उन्होंने पूछा था इंटेंशनली 2r, हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं लंबा लंबा और फिर आंसर में क्या है, आखिरी में आर की वैल्यू आई 4, ऑप्शन में 4 भी है, तो कई बार गलती होती है हम 8 लिखना भूल जाते हैं। हुई है गलती अभी तक तुम्हारे साथ, जब क्वेश्चन लंबे होते तब की बात कर रहा हूं। हाँ पूछा सर क्या बहुत। है और आपने क्या आंसर निकाला है, तुमने जो आंसर निकाला है वो एक पार्ट है, उसको रख के जो पूछा है वो टिक करना है। ये बच्चों ने बताया मुझे, और अच्छे बच्चों ने, मतलब जो बच्चे 240 तक 230 तक लाने वाले आज के मॉर्निंग के पेपर में, उसमें से मेरा एक स्टूडेंट है, उससे मैंने जब बात करी तो उसने ये बताया। तीसरा टिप, मैथ्स में तो यार अब बच्चों के पास टाइम, उसके पास भी टाइम बहुत कम बच गया। जनरली बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है कि 1.5 घंटे मैथ्स में निकालना है, पर क्योंकि मैथ्स केमिस्ट्री ही ले गया ऑलमोस्ट 50 से 60 मिनट, फिजिक्स भी लेंदी, तो अच्छे बच्चे मैथ्स को सिर्फ 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट तक दे पाए। तो अच्छे बच्चे 15 से 20 तक अटेम्प्ट कर पाए हैं। बच्चों ने बोला कि सर शायद हम केमिस्ट्री से नई शुरुआत करते, मैथ्स में करते तो 25 में से 25 भी हम कर देते, इतनी स्पीड थी। पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही असर्शन रीजन है। अब असर्शन रीजन है, 5-5 क्वेश्चंस दे दिए, मतलब कितने सही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। भाई साहब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो आप चाह के भी जल्दी नहीं कर सकते, अगर आप केमिस्ट्री जल्दी करोगे तो आपके पक्का नेगेटिव मार्किंग होगी। ये ट्रेंड है जेई मेन का, मतलब 150 भी अगर फर्स्ट फेज में आ गए ऐसे पेपर में तो आपके 99 परसेंटाइल आराम से, ये वैसे पेपर है। पर वही है ना, 150 में भी आपको पसीना बहाना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत थे पर वो बहुत थोड़े बहुत थे। केमिस्ट्री में डायरेक्ट नहीं मिल रहे तो अब तुम समझ जाओ, ऐसा हाल है। ठीक है, और मैथ्स में तो देखो स्पीड स्पीड स्पीड, वैरायटी देख लो पहले से, जैसे अपन ने ये इतनी सारी अपन क्लासेस ले रहे हैं, सब वैरायटी पहले से देख लो। अच्छे बच्चों ने वैरायटी सब देखी हुई थी आज के पेपर में भी, बट
सॉल्व तो करने जाओगे, और सॉल्व करने जाओगे तो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो शायद 20 तक कर पाएगा, 20 के ऊपर तो चुनिंदा बच्चे ही होंगे, 100-200 बस, ऐसे पेपर में जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेंदी है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, केमिस्ट्री फिर भी बच्चे कर लेते थे, पर अगर केमिस्ट्री में बच्चों को 1 घंटा लग रहा है तो फिर तो कैसे होगा यार मैथ्स। कुछ बच्चे अलग होते हैं एक्सेप्शनल, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्त स्पीड होती है, बट जनरली तो देखा जाए ऐसे बच्चे कम होते हैं। ठीक है, चलो खैर, ये तो खैर क्विक रिव्यू दे दिया, हो गया मोटिवेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार मार्क मैंने लगाया है, और हम इसको भी एक्सपेक्टेड रखते हैं मेंस में, बट यस ये एडवांस टाइप का ही है, पर जो कि मेंस में आएगा। और कितना बेसिक सवाल है, क्या ऊपर जैसी सवाल है, बताओ मुझे, है कि नहीं ऊपर जैसे ही सवाल, सेम ही तो था, थोड़ा सा बस उसको बड़ा बड़ा करके ये कुछ अजीबोगरीब चीज पूछी है। अब इस फॉर्मेट में बदलना है और ए बाय सी में लाना है, बस यही यहाँ पे टफ पार्ट है, पर वही है जिसने पहले से कैलकुलेशन करी है उसके लिए बहुत इजी है। खैर स्टार्ट करते हैं, तुम्हें तरीका पूरा बता दिया, टर्म पूछा है, दिया है मतलब कोएफिशिएंट नहीं है, याद रखना, कोएफिशिएंट भी नहीं है प्लस बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी नहीं, पूरी की पूरी टर्म है। पीवाईक्यूज करना मेंस के, तुम्हें ये वर्ड याद रह जाएगा फिर। तो चलो टी थ्री को क्या लिखोगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, जल्दी बताओ। थर्ड टर्म क्या होगी, डायरेक्ट लिखूं, NC2x², अरे बोलो, यस यही होगा। T4 NC3x³, T5 ये लिखा है 1 + x की पावर n, ओके, NC4x⁴, NC5x⁵। अच्छा, अब बताओ सॉल्विंग कैसे आसान करूंगा मैं, एनसीआर की अभी बताया ऊपर, यूज करो उस कॉन्सेप्ट को। क्या करेंगे हम, T4/T3 निकालूंगा, यस और नो, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, क्या ऐसे ही करोगे, यस n-3 + 1 में r मेरा कितना है, NCR/N से 4/3 करा है, बड़े से छोटे वाले में रखा है, क्योंकि अगर उल्टा होगा तो अपन को उल्टा करना पड़ेगा फिर, ये फॉर्मूला भी, ये आ गया भाई, x बच गया ना अपना, एक x बच गया, सॉल्व करो, इससे कुछ रिलेशन अपने को मिल गया है, और वो कितना है, n-2 टाइम्स ऑफ x/3, ये आ गया भाई। ठीक है, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली इन टाइप में क्वेश्चन में रेशियो ही यूज होता है 99%, और एक फॉर्मूला जो ऊपर दिया वो यूज होता है। ऐसे ही जरा मुझे T5/T4 बता दो, डायरेक्ट बताओगे, कोई डायरेक्ट बता सकता है, सिमिलरली लिख रहा हूँ, 3/4 सिमिलरली T5/T4, T5/T4 n- हाँ बेटा कितना बोला है, n-3 टाइम्स ऑफ x, 3/4 यही है, हाँ C/B होगा ना, हाँ बाकियों का भी यही आ रहा है। हाँ सर। चलो तो अगर ये दो आ गए तो तीसरा और निकाल लो, T6/T5, ये हो जाएगा D/C, n-r+1 करो, देखो पैटर्न वाइज देखो तो यही आना चाहिए, फिर भी तुम देख लो। पैटर्न बन गया है यहाँ पे भी, वही ये आ गया। ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बस अब इसको यूज करना है, कैसे, नाउ अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन का LHS क्या है, B² - AC अपॉन C² - BD, किसके बराबर है, वही तो निकालना है, A/C के रेशो में लाना है। तो देखना, आप सुनना, हाउ आई थिंक, मेरे पास जब ये क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो मैं कैसे करूंगा, M और N तो ठीक है, मतलब ये शायद कोई नंबर होंगे, A/C के फॉर्मेट में लाना है, तो अगर A/C के फॉर्मेट में लाना है तो इसको कैसे भी करके A/C में लाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो मेरे पास रेशियो गिवन है B/A, C/B, D/C, अगर ये सब तुम ध्यान में रखते हो तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप समझ में आ जाएगी मैं क्या करने वाला हूं। फर्स्ट और सेकंड का 20 रेशियो क्या मैं ऐसा कर लूं, हाँ नहीं, B और C ऊपर नहीं, मुझे A ऊपर चाहिए, ओके ओके,
और बी इधर है, क्या मैं ए बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? देखते जाना अभी, ठीक है। सिमिलरली ये अप्रोच, यही बस पॉइंट मेंस को टफ बनाती है कई बार और आईआईटी को। सी स्क्वायर माइनस बी डी, सी तो मुझे चाहिएगा, और एक टर्म मेरा बी भी कैंसिल हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे ए बाय सी चाहिए। इस रीजन से मैं बीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। बताओ क्या ये कन्वीनियंट होगा रेशियो बनाने के लिए? जवाब दो। और इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, पहली टर्म बन गई बी बाय ए माइनस सी बाय बी। मेरे पास है बी बाय सी बाय बी। अब तो तुम समझ गए होगे, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। अपॉन में सी बाय बी माइनस डी बाय सी, और ए बाय सी जो मुझे चाहिए था, इसलिए जो पूछा है उसको ध्यान में रखो। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना पूछी है उसकी, एलएचएस की, ए बाय सी के टर्म्स में लानी थी। ए बाय सी को तो बाहर ही रखो। क्या मैं तुम पे छोड़ दूं सवाल? अब तो कर लोगे यार। चलो बता देता हूं, बताओ जल्दी से। बी बाय ए की वैल्यू n माइनस टू टाइम्स ऑफ x बाय थ्री। सर x का क्या होगा? अरे भाई x तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यस और नो? अरे क्लियर है? n माइनस थ्री टाइम्स ऑफ x बाय फोर। नीचे बताओ c बाय b कहाँ है भाई? ये रहा n माइनस थ्री। आंसर दो अब जल्दी से मुझे। माइनस d बाय c। सबूत दो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है खुद करना। इनटू a बाय c। तो a बाय c का कोएफिशिएंट बताओ। 5/3। 5 बाय थ्री। 5/3। तो सर वो कहाँ गया? अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर n कैसे कैंसिल हो गया, n का क्या हुआ? वो तो n का डायमेंशन कोफिशिएंट 1। क्या n ऊपर नीचे से गायब हो जाएगा? हाँ, वो तुम देखना आप कैसे। इतनी कैलकुलेशन तो यार तुम करो यार अब 6-7 क्लास की। आंसर हो जाएगा 5+3 को प्राइम लेने थे। ओके, आंसर है 8। हो गया। बताओ अब जैसे ये सवाल आया, तो क्या ये ऑन स्पॉट तुम मेंस, ये मेंस है, ये ही आजकल का ट्रेंडिंग मेंस है। क्वेश्चन पढ़ के लगेगा अरे ये तो हमें आता है, अरे ये तो वही एनसीईआरटी आरटी करने जाओगे। हाँ, मदद करेगा एनसीईआरटी और लेवल के या जो भी तुमने पीवाईक्यूज करे कि हम डिवाइड करते हैं, बट क्या ये सच में बताना मुझे 5 मिनट में कर पाते? ये सोच लेते ये रीअरेंज। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम तैयार हो जेईई मेन के लिए, और अगर नहीं तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जितना आसान मैंने लिख दिया ना, उतना आसान स्टेप होती नहीं है ये। क्या लगता है, सोच लेते हैं? अभी क्या लगता है तुम्हें? कोई बोलेगा कुछ? सर क्या ये? कुछ अलग सोचा था, मतलब मैंने किया नहीं है पर मैंने कुछ सोचा तो था कि वो बी बाय ए की जो वैल्यू हमने निकाली, हम्म, और तो उससे हम लोग एक्स को बी बाय ए के फॉर्म में लिख के फिर वो सी बाय बी में रख के। रिप्लेस कर। हाँ, अब हाँ। देखो वो जो तुमने बोला ना, वो एक लक बाय चांस की तरह है। अच्छा। ना तो तुम्हें देखना पड़ेगा। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। सर हर आवाज गज नहीं आई पूरा। ओ, आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ सर। बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था जो तुमने बोला ना नब्या, वैसा अपन कर सकते हैं यहाँ से एक्स निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट। पर मुझे ऐसा लगता है वैसा करके तुम ऐसा सोच रहे हो कि शायद एलएचएस बन जाए और बचा हुआ हाँ पार्ट आरएचएस में चला जाए। पर अगर वो सेट नहीं हुआ पेपर के वक्त, तो हम गलत अप्रोच पकड़ लिया अपन ने। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेथड में क्या करा, कई बार तो ये मेथड फिट होती है, हमने सिंप्लीफाई करा, एलएचएस आरएचएस दोनों ही बन गए। तो कई बार जब नहीं होगी तो एलएचएस को आरएचएस के फॉर्मेट में लाने के लिए ये छोटी मोटी चीप ट्रिक, जिससे ये रेशियो भी यूज हो जाए और मुझे ए बाय सी भी मिल जाए। अब ए बाय सी चाहिए था तो ऊपर ए और नीचे सी लिया मैंने। बी क्यों लिया ए के साथ? क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर था तो सेपरेट करने में रेशियो आ जाएगा ना। आई होप तुम वो लॉजिक समझ गए होगे। इसलिए यस मैंने सर। यहाँ पे एक एक टर्म और ली, और बी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा ताकि बी ऊपर नीचे से कैंसिल हो।
वरना ए बाई सी के साथ अगर और कोई टर्म आ गई तो दिक्कत, और वो सेट ही ऐसा हुआ कि सब रेशो काम आ गए। और हमें ये भी समझ में आएगा कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे, कोइफिशिएंट दे, बाइनोमियल कोफिशिएंट दे, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है? एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन। वेनेवर कॉन्जिक्यूटिव whenever consecutive terms कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट दे, तुम सोच सकते हो, अब ये नहीं अब फिर रट लोगे कि ये यूज होगा क्या, नहीं अब ऐसा नहीं बोल सकते ना अपन, पर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है। एक्सपेक्टेड मींस 2027 तो मैंने लिख ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। 8 9 10 तीन सवाल बचे हैं। तीन सवाल में क्या तुम इनको सीक्यूटी लेके ट्राई करोगे? क्या लगता है, मैं दूं सीक्यूटी में? आज डिस्कस नहीं करूं तो चलेगा? हाँ सर, हाँ सर, Yes. चलो। तीनों बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत प्यारे प्रॉब्लम है। अब जैसे 8 वाला देखूं तो अपने आप का मैं हिंट दे नहीं सकता, 8 की तो मैं हिंट नहीं दूंगा, पर इतनी हिंट दे देता हूं कि रिवर्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन। इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है। वैसे इतना तो तुमने सोच लिया होगा हाँ वो कि देख के binomial सर हो गया हाँ expansion। सर, सर, ऐसे ही जीत हो गया गया। चलो चलो करना करना। ये क्वेश्चन वही आर डी शर्मा टाइप का, मैंने बोला था ना कि लॉग वाले भी सवाल आते हैं, मैं दूंगा नहीं पर मैंने दे दिया। चलो अब ये करना। इसमें क्या क्या हिंट चाहिए? तो लॉग की प्रॉपर्टीज, सब्स्टिट्यूशन, क्वाड्रेटिक बनाना, और ये फोर्थ टर्म लिखी है। करोगे ट्राई? और ऐसे सवाल तुम्हें सिंगेज में मिलेंगे, आर डी शर्मा में तो है ही है, देख लेना। और आगे बढ़े। बेसिक सवाल है, मतलब स्कूल एग्जाम भी पूछ सकता है, पर हाँ जेई ने पूछे ऐसे सवाल। आखिरी क्वेश्चन की हिंट क्या दूं कि नहीं दूं? मत दो सर। चलो मत दो। आखिरी वाले के नहीं देता हूं मैं, फिर वो चीटिंग हो जाएगी, वो दे के ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तुम सोचो, अभी के लिए तुम्हारे लिए अच्छे सवाल है। जितना अभी हमने एक दो ही लेक्चर करे बाइनोमियल के, एक ही लेक्चर हुआ मेनली तो, और अगर एक लेक्चर में तो देखा जाए तो ऐसे सवाल अच्छे हैं। ठीक है, सीधे ही एक लेक्चर के बाद अपन ने ऐसे सवाल देख लिए। पर तुम देख सकते हो एलजेब्रा में बहुत कुछ पुराने टॉपिक्स भी आपको बेसिक आने चाहिए। ओके, चलो तो मैं ये क्लास यहीं पर ही एंड करता हूँ। ये तीन सवाल कर लेना, होगा तो नेक्स्ट एडवांस क्लास में, या तुम क्लास में बोलोगे ऑफलाइन में तो डिस्कस कर लेंगे, जैसा तुम्हें लगता है। ऑनलाइन में कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। अगर तुमसे बन गया बहुत सारे से तो ऑनलाइन में फटाफट में सॉल्यूशन बता दूंगा, और नहीं बनेगा तो करेंगे फिर। ओके, चलो तुम अपने लेवल पे आप खत्म करो बेसिक बेसिक बाइनोमियल। तुम्हारे टेस्ट में जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है उसमें कॉम्प्लेक्स रखा है और बाइनोमियल का बेसिक पार्ट जितना अभी तक हमने पढ़ा है, बस उतना ही आएगा तुम्हारा जो नेक्स्ट माइनर होगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हें अपडेट अभी दे दिया, जो जो भी अटेंड कर रहा है क्लास। ठीक है, बाकी मैं कल बता ही दूंगा। यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे Thank राधे। you. राधे राधे सर। राधे राधे। आजाद है सर। राधे राधे।